अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन से आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन इकराम, मेरे चैनल के वो व्यूअर्स जो मेरी वीडियोस तारीखी हकायक जानने के लिए देखते हैं, अगर वो मेरे चैनल को रेगुलर विजिट करते हैं तो शायद उन्हें याद होगा कि मैंने ये वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने उन हालात वाक़यात का जिक्र किया था जिनकी वजह से उस्मानी सलातीन ने शादी करनी बिल्कुल छोड़ दी थी और बीवियों के बजाय सिर्फ लौंडियों से ही अपनी नस्ल आगे बढ़ाई। सुनने में तो ये बात बड़ी अजीब सी लगती है, लेकिन नाज़रीन इकराम, ये नौबत ऐसी ही नहीं आ गई थी, बल्कि इनके पीछे वाक़यात की एक पूरी चेन मौजूद है जो पेश आने पर पहले उस्मानी सलातीन ने तुर्क औरतों से शादी करना छोड़ी। उसके बाद ये नौबत आई कि उन्होंने तुर्कों के बजाय दूसरी कौमों से भी बीवियां लाना छोड़ दी और फिर सिर्फ लौंडियों से ही अपनी नस्ल आगे बढ़ाई। तो नाज़रीन इकराम, जब उस्मानी सलातीन ने तुर्क औरतों से शादी करना छोड़ी तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा तारीखी वाक़या है जो कि सुल्तान फातेह के दौर में पेश आया था। और आज की वीडियो में आप लोगों को उस अजीबोगरीब तारीखी वाक़ये के बारे में बताया जाएगा जो पेश आने पर सुल्तान फातेह ने आने वाले तमाम उस्मानी सलातीन के लिए ये लाजिम करार दे दिया था कि वो तुर्क औरतों से शादी ना करें। तो आइए जानते हैं कि वो वाक़या क्या है। तो नाज़रीन इकराम, क़ुस्तुनतीनिया की फतह से पहले सल्तनत उस्मानिया में एक खानदान आबाद था जिसका नाम जानदारली खानदान था। इस खानदान ने 1362 ईस्वी से सल्तनत उस्मानिया में अपना असर और रसूख कायम करना शुरू कर दिया था और इस खानदान के बहुत से अफराद सल्तनत उस्मानिया के अहम ओहदों पर तैनात होने लगे। इस खानदान में से एक शख्स का नाम कारा खलील था और कारा खलील ने काज़ी लश्कर यानी मिलिट्री कमांडर के तौर पर इस सल्तनत में काम करना शुरू किया। और यहाँ मैं आप लोगों को एक अहम बात बताती चलूं कि सल्तनत उस्मानिया में किसी भी बड़े ओहदे पर पहुँचने के लिए जुबान, रंग या नस्ल के बजाय किसी भी शख्स की काबिलियतों और महारतों को देखा जाता था और उम्मीदवार के लिए सिर्फ मुसलमान होना ही लाजिम था। और यहाँ ये भी बताना जरूरी है कि कारा खलील पाशा ही वो शख्स थे जिन्होंने उस्मानियों की बाकायदा पहली प्रोफेशनल फौज तश्कील दी थी और इस प्रोफेशनल फौज का नाम यनीचरी था। तो सल्तनत उस्मानिया की खातिर इतनी अहम जिम्मेदारियां अदा करते करते कारा खलील पाशा बिलाखिर वजीर आजम बन गए। और अब यहाँ नाज़रीन इकराम, आपकी तवज्जो की जरूरत है। कारा खलील पाशा से पहले सल्तनत उस्मानिया के जो वजीर आजम हुआ करते थे वो या तो इंतजामी मामलात संभालते थे या फिर सल्तनत के मौशी मामलात उनके इख्तियार में हुआ करते थे या फिर वो एक ही वक्त में दोनों जिम्मेदारियां अदा किया करते थे। लेकिन कारा खलील पाशा सल्तनत उस्मानिया के वो पहले वजीर आजम थे जिन्हें सुल्तान की तरफ से ये इख्तियार भी हासिल था कि वो फौज को बराह रास्त हुक्म दे सकते थे। तो बहरहाल कारा खलील पाशा अपनी तमाम खूबियाँ बड़े हुस्न खूबी के साथ अंजाम देते रहे, यहाँ तक कि वो अपने रब को जा मिले। इसके बाद इनका बेटा इस काबिल समझा गया कि वो अपने वालिद का ओहदा उसके साथ मौजूद तमाम जिम्मेदारियों को सामने रखते हुए संभाल सके। और कारा खलील पाशा के इसी बेटे का नाम जानदारली पाशा था और उन्होंने भी बेहतरीन अंदाज में इस ओहदे से मुतल्लिका तमाम फराइज सर अंजाम दिए, यहाँ तक कि 1453 तक वजीर आजम का ओहदा इसी खानदान के अफराद के दरमियान नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होता रहा। इसी वजह से ये खानदान इस कदर ताकतवर और बाइख्तियार बन गया कि उस्मानी सल्तनत में उस्मान गाजी के खानदान के बाद जानदारली खानदान सबसे ज्यादा असर और रसूख रखने वाला खानदान था। अब यहाँ नाज़रीन इकराम, असल कहानी शुरू होती है और हम चलते हैं 1450 ईस्वी के दौर में जब सुल्तान फातेह क़ुस्तुनतीनिया फतह करने की तैयारियां कर रहे थे और उस वक्त भी उनका वजीर आजम जानदारली खानदान से ही ताल्लुक रखता था जिसका नाम खलील पाशा था। और चूँकि जानदारली खलील पाशा को सुल्तान फातेह के बाद सल्तनत में तमाम इख्तियारात हासिल थे तो इस चीज ने उसके दिमाग में ये ख्याल भर दिया कि सुल्तान की तरह उससे भी बास पुरस नहीं की जा सकती। और चूँकि सुल्तान फातेह नौजवान लड़के थे तो उसका ख्याल ये था कि सुल्तान फातेह अपनी कम उम्री और नातजुर्बाकारी की वजह से क़ुस्तुनतीनिया फतह करने का ख्वाब देख रहे हैं। क़ुस्तुनतीनिया की फतह के मामले में जानदारली खलील पाशा की राय सुल्तान फातेह से बिल्कुल उलट थी। यही वजह थी कि जब सुल्तान फातेह ने क़ुस्तुनतीनिया पर हमला करने की तैयारियां शुरू की तो जानदारली खलील पाशा ने बाज़ंतीनियों के साथ खुफिया राब्ते शुरू किए और उन्हें इंतहाई कीमती मालूमात फराहम कर दी। जानदारली का मकसद ये था कि इस मुहासरे को ज्यादा से ज्यादा तूल दिया जाए, क्योंकि वो जानता था कि ये मुहासरा जितना लंबा होगा उतना ही उस्मानी फौज का मोराल गिरेगा और उस्मानी फौज का मोराल गिरेगा तो ये फतह उतनी ही मुश्किल साबित होगी और जितनी फतह मुश्किल साबित होगी उतना ही सुल्तान फातेह के हक में ये बात नहीं जाएगी। और क़ुस्तुनतीनिया की फतह में नाकामी देखने के बाद जब सुल्तान फातेह वापस इधरने की तरफ जाए तो एक बगावत बर्पा कर दी जाए जिसके नतीजे में सुल्तान फातेह को तख्त से माजूल कर दिया जाए। लेकिन नाज़रीन इकराम, एक बंदे की तदबीर होती है और एक अल्लाह की तदबीर होती है। खलील पाशा की तमाम मंसूबाबंदी धरी की धरी रह गई
और उसकी बाज़ंतीनियों को दी गई मालूमात उनके किसी भी काम न आई, क्योंकि अल्लाह की गैबी मदद उतरी, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान को अल्लाह ताला ने सच कर दिखाना था। और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौस्तांतिनिया की फतह के बारे में जो पेशन गोई थी वो पूरी होकर रही। बाज़ंतीनी हुकूमत गिरने के बाद बाज़ंतीनी सल्तनत के बहुत से वजीर और मुशीर गिरफ्तार हुए। इन लोगों से पूछताछ के दौरान बहुत सी उंगलियां जानदार खलील पाशा की तरफ उठी और फिर बिलाखिर गवाहियां भी मिल गई। अब चूँकि कोई भी सल्तनत गद्दार बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो इसलिए खलील पाशा पर मुकदमा चला और उसे मौत की सजा सुनाई गई, जिस पर अमल दरामद 10 जुलाई 1453 को हुआ। याद रहे नाज़रीन इकराम कि जानदार खलील पाशा की एक बेटी भी थी जिसे सुल्तान फातेह पसंद करते थे और वो भी सुल्तान फातेह को पसंद करती थी। कुछ तारीखी रिवायतों में ये है कि जानदारली पाशा को मौत की सजा के बाद उस लड़की ने सुल्तान फातेह से शादी करने से इनकार कर दिया था। और कुछ तारीखदानों का ख्याल ये है कि सुल्तान फातेह ने जब गैर तुर्क औरतों को अपने हरम में दाखिल करने की पॉलिसी अपनाई और इस बात पर फोकस किया कि तुर्क खानदानों को उनकी सल्तनत में ज्यादा असर और रसूख हासिल ना हो, तो इसी वजह को सामने रखते हुए उन्होंने अपने दुश्मन की बेटी से शादी करने से इज्तनाब किया। लेकिन इस वाक़े के बाद सुल्तान फातेह के जहन में एक ही बात बैठ गई कि अगर कोई भी खानदान सल्तनत उस्मानिया में ज्यादा अरसे तक बाइख्तियार और ताकतवर रहे, तो कल को वो सल्तनत की बका के लिए चैलेंज भी बन सकता है। इसके अलावा अगर वो शख्स किसी बड़े तुर्क कबीले से ताल्लुक रखता होगा, तब भी इसकी मौत के बारे में इसका कबीला सुल्तान से बाज़पुर्स करेगा और मुतमईन ना होने की सूरत में बगावत भी बर्पा कर सकता है। ये ख्याल जहन में आते ही सुल्तान फातेह ने हुक्म दिया कि सल्तनत उस्मानिया के वो तमाम बड़े बड़े ओहदे जिन पर तुर्क वजीर तैनात थे और वो वजीर बड़े बड़े बासर तुर्क कबीलों से ताल्लुक रखते थे, तो वो उनसे ले लिए जाएं। और दूसरा फैसला ये किया गया कि कोई भी खानदान किसी ओहदे पर ज्यादा अरसे तक नहीं रह सकता। और इसके साथ साथ नाज़रीन इकराम एक और अहम फैसला ये भी किया गया कि आइंदा से सल्तनत उस्मानिया के सलातीन ना तो किसी तुर्क औरत से शादी करेंगे और ना ही तुर्क लौंडियां इनके महल का हिस्सा बनेंगी, क्योंकि कोई भी तुर्क बीवी अगर वो किसी बासर तुर्क कबीले से ताल्लुक रखती हो और इंतहाई खूबसूरत भी हो, तो वो यकीनन सुल्तान की खास नजर करम रखती होगी। और उस लड़की का जिस तुर्क कबीले से ताल्लुक होगा, तो इस लड़की की वजह से वो तुर्क कबीला सल्तनत के साथ साथ महल में भी ताकत, कुव्वत और उरूज हासिल करता रहेगा, जिसमें वक्त गुजरने के साथ साथ तरक्की होगी। और अगर इस तुर्क लड़की का कोई बेटा हो जाता है, तो वो लड़की लाजमन सुल्ताना बनकर अपने तमाम इख्तियारात का जायज और नाजायज इस्तेमाल करने में आजाद होगी। और इसी तरह अगर इसका बेटा कल को सुल्तान बन जाता है, तो एक तो वो कबीला जिससे इसकी माँ का ताल्लुक होगा, वो अपने दुश्मन कबीलों का सल्तनत में रहना मुश्किल कर देंगे और यूं इंतकाम का एक ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हो जाएगा, जिससे सल्तनत में इंतशार फैलेगा। जबकि अपनी वालदा की वजह से सुल्तान भी मजबूर होगा कि वो अपने ननियाल कबीले को सल्तनत में ज्यादा इख्तियारात, मराआत और ओहदे अनायत करे, जिसकी वजह से लाजमन सल्तनत उस्मानिया कमजोर होगी। जबकि उधर तुर्क कबीले भी लालच में आकर अपने कबीले की खूबसूरत से खूबसूरत लड़कियां चुन चुन कर उस्मानी सलातीन की खिदमत में पेश करेंगे। और सुल्तान का इनकार करना इन कबीलों को गुस्सा दिलाने का सबब बनेगा, क्योंकि वो इसे अपनी तौहीन ख्याल करेंगे। इसके अलावा सुल्तान को भड़काकर उनसे गलत फैसले भी करवाए जा सकते हैं, जिसकी वजह से महल में एक गेम ऑफ थ्रोन भी शुरू हो सकती है। तो नाज़रीन इकराम, सुल्तान फातेह का ये फैसला बज़ाहिर तो सल्तनत के हक में बहुत दुरुस्त था, ताकि इक़्तिदार सिर्फ उस्मानी खानदान के दरमियान रहे, ना कि तुर्कों में। इसी वजह से तुर्क औरतों से शादी पर उस्मानी खानदान में पाबंदी लगा दी गई। और उसके बाद ये फैसला किया गया कि अब से सिर्फ गैर तुर्क लड़कियां ही उस्मानी सलातीन के हरम का हिस्सा बनेंगी। और इसका फायदा ये सोचा गया कि चूंकि ये गैर मुल्की ख्वातीन या लड़कियां अपने अपने खानदानों से दूर होंगी, तो इस बात का इम्कान होगा कि वो महल के मामलात में दखल अंदाजी नहीं कर सकेंगी। लेकिन नाज़रीन इकराम, वक्त ने ये साबित किया कि सुल्तान फातेह का ये फैसला भी उस्मानी खानदान के हक में कोई खास मौसर साबित नहीं हुआ, क्योंकि इन गैर मुल्की लौंडियों में खुरम सुल्तान जैसी लौंडियां भी शामिल थी, जिसने अपने बेटे के इक़्तिदार की खातिर सुल्तान सलीमान आलीशान को अपने 4 बेटों के कत्ल पर मजबूर किया, जो कि खुरम सुल्तान के बेटे से ज्यादा इक़्तिदार के अहल थे। और सल्तनत उस्मानिया की किस्मत तो देखिए कि खुरम सुल्तान की बहू उससे भी ज्यादा जालिम निकली। और नाज़रीन इकराम, आखिर में ये बात करना चाहूंगी कि सुल्तान फातेह का ये फैसला इस लिहाज से भी गलत साबित हुआ कि इस फैसले से पहले सुल्तान के बेटे सुल्तान की नजरों में अपना मकाम बनाने के लिए अपने अंदर बेहतरीन किस्म की काबिलियतें पैदा करने की कोशिश किया करते थे। लेकिन जब से गैर मुल्की ख्वातीन सलातीन के हरम में शामिल होने लगी,
तब से उनकी औलादों ने ऐसी कोई कोशिश करनी छोड़ दी थी और शहजादों के दरमियान खुद को बेहतर से बेहतरीन बनाने का जज्बा खत्म होता चला गया। क्योंकि नाज़रीन इकराम तुर्क औरतें जैसी भी थी, वो बहादुर तुर्क कबीलों से ताल्लुक रखती थी और अपनी औलाद की परवरिश में अपनी जान लगा दिया करती थी। लेकिन दूसरी तरफ जब हरम में कनीजों और लौंडियों की बहुतात हो गई, तो वो कनीजें और लौंडियां गुलामाना ज़हनियत की हामिल थी। इसी वजह से फिर उस्मानी शहजादे भी अपने अंदर कोई खास काबिलियतें पैदा करने में नाकाम होते चले गए। तो नाज़रीन इकराम, ये थे सुल्तान फातेह के इस फैसले के पीछे के हालात और वाक़ियात। आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मेरे चैनल पर आने का शुक्रिया।